फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट्स। तब इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पर इसको समझने के लिए बेसिक्स हमको पहले पता होना चाहिए। तो आई एम नॉट श्योर कि इसके पहले की वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि नहीं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है, तभी हम एटमॉस्फेयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब समझ पाएंगे, राइट। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो ये हमारा अगर अर्थ है, तो इसके चारों तरफ जो गैस, वाष्प और धूल कण, गैस, वाटर वेपर्स और डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वो उनका जो प्रेजेंस है उसको वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बोलते हैं। पर ये प्रेजेंट होते क्यों नहीं, होते क्यों हैं, यहाँ वहाँ क्यों नहीं चले जाते? असल में अर्थ की जो ग्रेविटी होती है ये इनको अपनी तरफ खींच के रखती है, इसलिए एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो यही जो जीवीडी है, ये अर्थ के एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स डालते हैं उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है, पास्कल। इसको हम तेज़ी से कर ले रहे हैं क्योंकि इस पे बेस्ड हमको आज का मेन टॉपिक करना है। ये बेसिक्स हैं, अगर ये पता नहीं होंगे तो हमें आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसकी एसआई यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, दाब की, पास्कल होती है। पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली मेजर किया जाता है बार में, और बार से ही बना है बैरोमीटर, बैरोमीटर। ये किस लिए होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है ये। अब एक बेसिक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, वो ये कि एयर और विंड यानी हवा और वायु में क्या फ़र्क होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो जीवीडी है, गैस, वाष्प, धूल कण, इनके मिक्सचर को, इनके स्थिर मिक्सचर को जो एक जगह रुके रहे, उसको बोल देते हैं एयर। और यही जब मूव करने लगे तो इसको बोल देते हैं विंड यानी वायु। अब विंड मूव कब करती है, क्यों करती है? तो एक बात आप याद रखिए, बहुत बेसिक, और ये इसको बिल्कुल रट लीजिए कि ये विंड तभी मूव करती है जब दो रीजन के बीच में, दो एरिया, दो क्षेत्रों के बीच में हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जैसे कि ट्रेन के डिब्बे में, जिस डिब्बे में ज़्यादा भीड़ होती है तो यात्री जो हैं वो दूसरे डिब्बे की तरफ, जो कि खाली होता है, उसकी तरफ भागते हैं। तो ऐसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भाग जाते हैं। इस तरह विंड, जो हवा है, वो ज़मीन से ऊपर भी उठती है। वो कब उठती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूरा कंसेप्ट अब हम आगे यूज़ करने वाले हैं, इसको आप अच्छे से समझ लें कि विंड दो वजह से नीचे से ऊपर की तरफ उठ सकती है। एक तो ये कि इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़े, उससे टेम्परेचर बढ़ने से यानी ताप बढ़ने से हवा जो है उसके मॉलिक्यूल्स गर्म होकर फैलते हैं, एक्सपांड होते हैं। हमने पहले भी कभी सुना तो होगा ही कि जैसे पानी गर्म करने से उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, ऊपर की तरफ भागते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है, फैलते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो हवा भी हल्की एक्सपांड होते हैं, जब पास होते हैं तो वो सॉलिड होती है, कोई भी चीज़ दूर होते हैं तो वो फैलती है, हल्की होती है, तो हल्की होकर ऊपर उठती है। तो टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पर विंड ऊपर उठेगी, यानी वहाँ पर लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि हवा हल्की हो गई, वहाँ पे ऊपर उठ गई हवा। और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रख लें, टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर, ये रट लें आप। उसके बाद एक रीज़न और होता है हवा के ऊपर उठने का, वो होता है मैकेनिकल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ये क्या होता है, इसको आप एक सीधे एग्जाम्पल से समझें कि जैसे कोई छोटी बच्ची होती है जो फ्रॉक पहनी होती है, और वो अगर वो अपनी जगह पे खड़े होकर घूमे तो उसकी फ्रॉक भी चारों तरफ घूमती है। क्यों घूमती है? बच्ची घूमे, फ्रॉक तो उससे जैसे नीचे डली हुई है वैसी डली रहे, पर वो घूमती है। यही होता है अब केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ भी अपने एक्सिस पे चारों वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो अर्थ के भी चारों तरफ इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। यही फोर्स की वजह से हवा ऊपर उठती है। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अब केंद्रीय बल, वो सबसे ज़्यादा होता है इसके अर्थ के भूमध्य रेखा पे यानी इक्वेटर पे, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियस सबसे ज़्यादा है। और ये जो अपकेंद्रीय बल है, एक किस्म का एंगुलर मोमेंटम है, यानी घूर्णन बल है। तो इसमें रेडियस आप देख रहे हैं सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है इसके, व्युत्क्रमणानुपाती तो है नहीं, सीधे प्रोपोर्शनल है। तो आर जहाँ पे बड़ा होगा वहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल है वो ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा है, इक्वेटर में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर पोल में सबसे कम है रेडियस, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो अपकेंद्रीय बल है वो यहाँ पर लगेगा। तो ये बेसिक्स थे जिनके बेस पे अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है? प्रेशर बेल्ट। अब सबसे पहली बात कि हमने समझ लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पर ये प्रेशर बेल्ट क्या बला है? प्रेशर बेल्ट क्या होता है? बेल्ट या दाब पेटियाँ। अब पेटी से आप क्या समझते हैं या बेल्ट से आप क्या समझते हैं? बेल्ट जनरली अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ होता है, एक पट्टी होती है। तो अर्थ के
कुछ रीजन्स पे लो प्रेशर यानी निम्न दाब या हाई प्रेशर की ऐसी पट्टियाँ बन जाती हैं अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। उसी पट्टी को हम, जैसे ये एक रीजन हो गया अर्थ का भूमध्य रेखा वाला इक्वेटर पे, यहाँ पे एक लो प्रेशर का पूरे में बेल्ट, ये पूरा जहाँ जहाँ अर्थ में ये ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो ये पूरी एक पट्टी ऐसे बन जाती है। ऐसे यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है तो ये एक पट्टी बन जाती है, तो इसी को बोलते हैं प्रेशर बेल्ट, दाब पेटियाँ। ये क्यों बनती हैं, इसके रीजंस अभी हम देखेंगे। इससे क्या क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे, और इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स हम देखेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि प्रेशर बेल्ट्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। टोटल कितने प्रेशर बेल्ट हैं? 7। और इन्हीं 7 बेल्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं। एक बात आप और याद रख लीजिए बेसिक, हम पढ़ने जा रहे हैं एक आइडल कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन में ये प्रेशर बेल्ट पढ़ने जा रहे हैं जब सन जो है, सूर्य जो है, वो इक्वेटर पे सीधा परपेंडिकुलर लंबवत चमक रहा है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर सन चमक रहा है। यानी ये डेट कब की है, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए प्रेशर बेल्ट पढ़ने के लिए। यानी इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री कब चमकता है सन? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये बात आपको पता होना चाहिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इन दो कंडीशन में जब सन यहाँ पर है उस टाइम के प्रेशर बेल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम ये देख लेंगे कि ये सन जब शिफ्ट होता है, कर्क रेखा पे जाता है और कर्क और मकर रेखा पे जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में यहाँ और यहाँ शिफ्ट होता है सन, तो उस पर फिर प्रेशर बेल्ट की कंडीशन क्या होती है। अभी सीधी बात कि सन है इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, टाइम है 21 मार्च 23 मार्च का। प्रेशर बेल्ट क्या होता है हमने समझ लिया, 7 प्रेशर बेल्ट हैं। पहला देखिए, अब आप देखिए कि सन जो है, इसमें आप देखिए सन कहाँ पर है, इक्वेटर पे है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट है इस वक्त सन की, इस पूरे रीजन में। यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी तो हवा क्या होगी, हवा जो गर्म होकर ऊपर उठेगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर। हवा उठी, ये हवा कैसे उठी, कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में, कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में, यानी संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठती है। अभी ये इसी सरफेस से ऊपर उठ रही है, पर क्योंकि ये 2D डायग्राम है तो 3D तो है नहीं, तो इसलिए हमने इसको साइड में बना दिया। तो ये यहाँ से हवा ऊपर उठी, ये ऊपर उठी यहाँ तक। अब क्योंकि यहाँ से कन्वेक्शनल करंट यानी कि संवहन तरंगे लगातार गर्म होकर ऊपर उठती जा रही है हवा, तो ऊपर उठने के साथ हवा जो है वो ठंडी भी होती है और भारी भी होती है। अब ये नीचे जाना चाहती है, पर यहीं से क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट से लगातार हवाएं हल्की होकर ऊपर आती जा रही, तो ये मुड़ती है अपने नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये उत्तर और दक्षिण की तरफ मुड़ती है, और ये पहुंचती है 30 से 35 डिग्री तक। 30 से 35 डिग्री के बीच में ये नीचे उतरने लगती है, और यहाँ पर जब ये नीचे उतर रही है भारी हवा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रिएट करेगी हाई प्रेशर। तो ये वाला बेल्ट जहाँ पर पूरी तरीके से लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय, और क्या है, निम्न दाब है, तो इसको बोल देंगे हम उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आपको, कौन सा, ये वाला, ये लिखा है इसके सामने है, पर देखिए एरो बना हुआ है ITCZ, ये, तो ये क्या हो गई हमारी उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी, यानी ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। इसमें क्या परेशानी हो सकती है, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, एरिया ट्रॉपिकल है, ये जोन पूरा ट्रॉपिकल है, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया क्योंकि सन यहीं पर चमक रहा है सीधे, गर्म होकर हवा उठ गई, लो प्रेशर हो गया। अब ये हवाएं गई कहाँ, हवाएं गई ये नॉर्थ में भी और साउथ में। एक बात आप ध्यान रखिए, हम जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो जो चीज़ ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में होने वाली है ना, वहीं साउथ हेमिस्फीयर यानी सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। जो प्रेशर बेल्ट यहाँ बनेंगे, जो पेटियाँ यहाँ पे बनेंगी, वही यहाँ पे भी बनेंगी। मैं आपको नॉर्थ वाले में समझाता जा रहा हूँ। तो अब देखिए कि 30 से 35 पे यहाँ पर हवाएं नीचे उतरी, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर ऊपर उठी, अगर आपसे कोई पूछो 10 से 12 किलोमीटर ऊपर उठती हैं। कहाँ तक उठती हैं, ट्रोपोपॉज, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, तो क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा तक उठती हैं कभी भी हवाएं, आप याद रखिए। तो जब ये क्षोभ सीमा तक उठी और ये ठंडी हो गई, भारी हो गई, ये नीचे आना चाहती हैं, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती हैं ना, ये बहुत स्पीड से जाती हैं, 120 किलोमीटर के भी ऊपर की स्पीड रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, जेट पवन इसको बोलते हैं। हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जेट को जेट ही बोलते हैं कि नहीं मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, पर इसको कौन सी जेट बोलते हैं, ट्रॉपिकल जेट। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल से चली। आप ये बात याद रखिए, किसी भी
पवन का, किसी भी विंड का नाम जहाँ से वो चलती है ना वहाँ से चलते हैं। जैसे कि पश्चिम से अगर चलेगी तो पश्चिमी हवाएं, पछुआ हवाएं बोल देंगे। उत्तर से चलेगी तो ये पूर्व से चलेगी तो पूर्वी हवाएं। जहाँ से उसका ओरिजिन होगा, जहाँ से वो निकलेगी, हमेशा उस पे बेस करके नाम लिखते हैं। तो ये कहाँ से निकली? ट्रॉपिकल जोन से। उष्णकटिबंधीय जेट बोल देते होंगे इसको, तो ट्रॉपिकल जेट बोल दिया। ये तेज़ी से आई, अब यहाँ नीचे उतरी। जब ये हवाएं यहाँ नीचे उतरती जा रही हैं, नीचे उतरती जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर मेंटेन होगा। एक सवाल और बनता है कि यहाँ पर से इनके उठने का रीज़न क्या था? तो इसके उठने का रीज़न था, आपको पता है, ताप, क्योंकि सन यहाँ पर सीधा चमक रहा है, इसलिए ताप, यानी इसका रीज़न क्या है? थर्मल। ठीक है, अब ये नीचे आ रही हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर जब हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, हवाएं नीचे उतरी, तो आपको मैंने पहले बताया कि विंड जो है, हवाएं जो हैं, वो हाई प्रेशर से किस तरफ जाती हैं? लो प्रेशर। और आपको पता है कि ये 0 डिग्री वाले एरिया पे, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय एरिया पे लो प्रेशर है। हवाएं कहाँ चलने लगेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हवाएं कहाँ जाएंगी? अपने साउथ में भी जाएंगी, यानी 0 डिग्री ट्रॉपिकल जोन की तरफ, और अपने नॉर्थ में भी जाएंगी। तो ये जब ज़मीन पे चलती हैं ना, जब धरातल पे चलती हैं, जब अर्थ से लग के चलती हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रेड विंड, जो 0 डिग्री की तरफ जा रही है। ये जो 0 डिग्री की तरफ आ रही है ना, आप ये तिरछी एरोज बनी देख रहे हैं, ये 0 डिग्री की तरफ जो जा रही है, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड या ईस्टर्ली विंड। ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इन्हीं विंड के सहारे शिप्स को, वो जो आपने देखा होगा नाव के ऊपर बड़े बड़े पर्दे लगा के हवा की हेल्प से नावें चलती हैं ना, तो वो व्यापारी जो होते थे पहले के ज़माने के, वो इन्हीं हवाओं से अपनी शिप को कैरी करते हुए व्यापार करने जाते थे इसी डायरेक्शन में, इसलिए इनका नाम ट्रेड विंड पड़ गया। अब क्योंकि ये तिरछी चल रही हैं, किस तरफ से आ रही हैं? ईस्ट की तरफ से। किस तरफ से आ रही है? पूर्व की तरफ से। तो इनको इसलिए भी बोल देते हैं ट्रेड विंड, यानी व्यापारी विंड, व्यापारी हवाएं। और क्योंकि ये ईस्ट से आ रही हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं ईस्टर्ली या पूर्वी हवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये तिरछी क्यों चल रही हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, क्योंकि हम प्रेशर बेल्ट कर रहे हैं, इसी में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये तिरछी क्यों चलती है। अभी ये समझ लीजिए, क्योंकि ईस्ट से आ रही हैं, तो जिस तरफ से आती हैं उस तरफ से नाम रख देते हैं ईस्टर्ली, पूर्वी हवाएं। इसी तरह की तरीके से ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मुड़ी थी, यहाँ पे हाई प्रेशर से नॉर्थ में भी इसको लो प्रेशर मिलेगा। ये 60 से 65 डिग्री पे लो प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरफ भी मुड़ेंगी, तो इस तरफ मुड़ रही है। तो अब ये क्या डायरेक्शन है इसका? ऐसे। तो ये किस तरफ से आ रही? वेस्ट से। तो इसका नाम हो गया पछुआ, क्योंकि ये पश्चिम से आ रही हैं, या वेस्टर्ली हवाएं, वेस्टर्ली हवाएं, ठीक है। ये तिरछी क्यों चल रही है ये भी हम समझेंगे बाद में। तो ये ज़मीन पे चली, ये हो गया। अब जब यही सेम सदर्न हेमिस्फीयर पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा नीचे। हम सिर्फ नॉर्थ से पढ़ ले रहे हैं, इसको समझ ले रहे हैं। तो हमने एक प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया, पहला कौन सा? उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी, एक हो गया था। अब यहाँ से ये जब ये जो 30-35 वाला लो प्रेशर वाला है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर है, आपको पता ही है। सब ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ये है, और किसी भी नज़दीक के क्षेत्र को उप बोलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री, तो उष्णकटिबंधीय का उप उष्णकटिबंधीय तो उपोष्ण हो गया। ट्रॉपिकल के पास सब ट्रॉपिकल हो गया। तो ये 0 के पास, मतलब ट्रॉपिकल जोन के पास क्या है? 30 से 35, तो इसको क्या बोल दिया? सब ट्रॉपिकल। हाई प्रेशर है ये, क्योंकि हवाएं नीचे उतर रही हैं, धड़ 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 हवाएं, तो इससे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा, तो हाई प्रेशर बेल्ट। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी इसको बोल दिया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोल दिया। इसमें आपको क्या दिक्कत होना चाहिए? तो सवाल ये है कि ये तो बीच में था, तो ये एक ही बेल्ट बन गया। ये तो बीच में था, तो ये एक ही बेल्ट बन गया 0 डिग्री वाला। पर ये 30-35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है, और 30-35 यहाँ भी है। दोनों जगह सेम प्रोसेस हो रही। तो हमने क्या देखा कि ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो है, ये 2 बेल्ट, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो एक और ये 2, 3 बेल्ट हमारे हो गए। अब इन दोनों बेल्ट्स में 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स छुपी हुई हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ये जो ट्रॉपिकल जोन है ना, जहाँ पर बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो ये 5 से 5 डिग्री, 5 साउथ से 5 नॉर्थ, ये जो बेल्ट है ना, ये बहुत काम जोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवाएं सीधी ऊपर उड़ जाती हैं यहाँ पे। आपको हवाएं तेज़ महसूस कब होंगी? जब धरातल से लग के हॉरिजॉन्टल चलेंगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो आपको हवाएं पता नहीं चलेंगी, वो वर्टिकल उठ रही हैं, इसलिए ये बहुत काम जोन हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं डोल ड्रम। इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आता रहता है किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन में। इस रीजन को क्या बोलते हैं? डोल ड्रम। इसी रीजन को ITCZ भी बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? क्यों बोलते हैं? आपने देखा कि 30 से 35 पे उतरने के बाद हवाएं लो प्रेशर की तरफ 0 डिग्री की तरफ चली, ट्रॉपिकल जोन की तरफ चली, इक्वेटर की तरफ चली, यहाँ ऊपर वाले 30-35 से भी, नीचे वाले 30-35 से भी। ये तो ये आकर के यहाँ पर टकराएंगी ना, कन्वर्ज होंगी ना, आपस में मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। डोल्ड्रम किसको बोल देते हैं? डोल्ड्रम होता है 5 से 5 डिग्री, 5 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ, 5 डिग्री 5, जहाँ पर बहुत काम रीजन है, जहाँ पर हवाएं वर्टिकल ऊपर उठ रही हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि 30 से 35 डिग्री में भी तो ऊपर से हवाएं नीचे आ रही हैं, यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं, यानी ये भी तो शांत क्षेत्र होगा। जहाँ पे भी वर्टिकल हवाएं उठेंगी वो शांत क्षेत्र होगा ना। वहाँ नाव जो होगी पुराने ट्रेडर्स की, उनको हवा नहीं मिलेगी, उनके पर्दे जो लगे रहते हैं नाव में वो बढ़ेगी नहीं, तो उसको बोलेंगे शांत क्षेत्र है ना, यहाँ नाव नहीं बढ़ पाती है। यही होता था 30 से 35 डिग्री में जब ट्रेडर्स घूमते थे ना, जब इनकी शिप यहाँ तक तो आ जाती थी बड़े आराम से, यहाँ से चल के आ रहे हैं, तो जब इस जोन में एंटर करती थी ना तो वो एकदम थम जाती थी नाव। कई कई दिन तक वहाँ से बढ़ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और होता ये था कि ये पीने का पानी अलग रख के लाते थे, और ये लोग क्या ट्रेड करने जाते थे, क्या बेचने जा रहे होते थे? हॉर्सेस को, घोड़ों को, अश्वों को। अब ये जो घोड़े होते थे इनकी शिप में, इनकी नाव में, ये पीने का पूरा पानी खुद ही पीने पीने लग जाते थे। अच्छा, ये भारी भी होते थे, तो कई रीजंस की वजह से ये लोग सोचते थे एक तो पीने का पानी बच जाए, क्योंकि खुद ही जिंदा ना बचेंगे तो ट्रेड क्या करेंगे। तो ये घोड़ों को ना समंदर में फेंक देते थे, 30 से 35 डिग्री के बीच घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। एक मान्यता ये भी थी, कई बुक्स में ये भी मिलता है कि ये लोग बलि के तौर पे भी घोड़ों को फेंक देते थे, सोचते थे कि समुद्र देवता नाराज़ हैं उस वजह से भी, और अलग अलग रीज़न है, पर अल्टीमेटली घोड़ों की जान जाती थी। इसलिए इसका नाम 30 से 35 डिग्री का जो ये लैटिट्यूड है, काम जोन है, काम यानी शांत क्षेत्र है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अश्व अक्षांश, अश्व यानी घोड़ा, अक्षांश यानी आपको बताइए लैटिट्यूड। ठीक है, तो डोल्ड्रम, अश्व अक्षांश, ITCZ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और हमने क्या देख लिया, इस तरफ वेस्ट टू ईस्ट चली यानी पश्चिम से पूर्व चली तो पछुआ हवा, क्योंकि जिस तरफ से चल रही है उसको, ये क्या है? ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ये किस तरफ चल रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चली, तिरछी चल रही है। तिरछी क्यों चल रही है इसको हम सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ की कहानी, इक्वेटर की, ट्रॉपिकल जोन की पढ़ लिया, यहाँ से हवा उठी 30 से 35 डिग्री पे गई, फिर 30 से 35 डिग्री से ज़मीन में चली तो उसको क्या बोले, और 60 डिग्री की तरफ जब ये इस तरफ चली तो उसको पछुआ हवा बोले। अब हम पहुँच गए 60 से 65 वाली स्टोरी पे। बेल्ट कितने हमारे ख़त्म हुए? 1 और 2 3, ये दोनों सिमिलर हैं, ये एक हो गया। अब हम पहुँचे 60 से 65 की कहानी। इसमें भी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में सेम स्टोरी रहेगी। 60 से 65 डिग्री में क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ से हवाएं ज़मीन से नीचे हाई प्रेशर होने की वजह से 30 से 35 में हाई प्रेशर था। आप ये बात ऐसे याद रख सकते हैं हमेशा कि यहाँ तो आपको पता है सन की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, नेक्स्ट फिर हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है, ऑल्टरनेट आता है एक के बाद एक, ये ऐसे याद रख सकते हैं। 60 से 65 में क्या है, यहाँ पर क्या था? हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है। इसी वजह से तो हवाएं यहाँ आई थी ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ज़्यादा भीड़ से कम भीड़ में हाई प्रेशर में यहाँ पे हवा आई। अब मैंने आपको पहले ही एक बात बताया था कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा काम करता है इक्वेटर पे, है ना। तो यहाँ पे हवा जो उठी ऊपर, तो कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो हवा उठी उसका रीज़न सिर्फ सन की गर्मी नहीं है, उसका रीज़न ये अर्थ का रोटेट करना भी है। इसको हम आगे समझेंगे कि इसका ये विवादित है, पर ये जो बोलते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, जो कि आगे गलत साबित होता है। उसी तरीके से 60-65 पे भी कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। तो जब ये हवाएं ज़मीन से नीचे पहुंचती है ना, तो 60 से 65 वाला जो फोर्स है वो इसको ऊपर फेंकता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब 60 से 65 वाला ऊपर फेंक रहा है हवाओं को, तो 30 से 35 वाला क्यों नहीं फेंका? इसकी रेडियस तो और ज़्यादा है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज़्यादा होना चाहिए। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से हवाएं तेज़ी से नीचे आ रही थी। ये जो हवाएं उठी ये तेज़ी से इसकी तरफ नीचे आ रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से वो मैकेनिकल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, अपकेंद्री बल जो है, उससे ज़्यादा ये वाला हाई प्रेशर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं। पर 60 से 65 में ऐसा कोई हाई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ये मैकेनिकल फोर्स से ऊपर की तरफ हवा फेंकेगा। ठीक है, जो इसकी तरफ हवाएं आई उसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। अब ये फिर जाएंगी, ये भी कन्वेक्शनल, हाँ, एक कंसेप्ट और आप समझिए, ये जो ऊपर फेंका ये कन्वेक्शनल करंट नहीं है, ये संवहनीय तरंगें नहीं हैं। क्यों?
जब ये वाली संवहनी तरंगी थी ऊपर गई तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सन ने नहीं हीट किया है। ये मैकेनिकल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऊपर जा रही हैं, इसलिए इसको कन्वेक्शनल करंट नहीं बोलेंगे। पर ये लगातार, अर्थ तो घूम रही है लगातार, ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, रोटेट हो रही है, इसलिए लगातार विंड्स को ऊपर फेंकता जाएगा, ऊपर फेंकता जाएगा। फिर ये पहुंचेगी ट्रोपोपॉज शोप सीमा तक अपने 10 से 12 किलोमीटर, ठंडी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। फिर ये नीचे आना चाहती है, फिर ये नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ जाएगी। तो साउथ की तरफ जाएगी तो फिर 30 से 35 डिग्री में ऊपर नीचे जाएगी, समझ रहे हैं आप? फिर से 30 से 35 के बीच में नीचे गई और ये नॉर्थ में गई तो ये 90 डिग्री पे बिल्कुल ठंडा है तो यानी हाई प्रेशर। यहाँ पे ये उतरेंगी और हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी, यहाँ पर उतर जाएगी। तो अब ये जोन जो होता है इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जोन। तो इसलिए इसकी तो टेम्परेट, इसको बोल देंगे टेम्परेट जेट। जेट क्यों? क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर ऊपर चल रही है, हाई स्पीड से चल रही है, ज़मीन पे चलती है उसको विंड बोलते हैं, ऊपर जो चलती है उसको जेट बोलते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे? टेम्परेट जेट। 3 जेट होती है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली मत लें। इसके पहले हमने ट्रॉपिकल जेट ले लिए, वो कहाँ से कहाँ चली ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बता रहे हैं कि टेम्परेट जेट, उपोष्णकटिबंधीय जेट जो है वो कहाँ से उठी? 60 से 65 से उठी और 30-35 की तरफ गई। पर अगर यही हवा जो इसकी दूसरी ब्रांच है वो जब 90 डिग्री की तरफ जा रही, पोल की तरफ जा रही ना, ध्रुव की तरफ, तो इसको ध्रुवीय जेट बोलेंगे ना, पोलर जेट बोलेंगे। तो ये 3 जेट हो गई, यही मेन 3 जेट होती हैं, इनकी आप बहुत बातें सुनते होंगे। तो ये कहाँ चली गई? पोलर रीजन की तरफ चली गई, ठीक है। तो ये हो गई। तो एक बेल्ट अब हमने और देख लिया यहाँ पर 60-65 डिग्री पे। ये क्या है? किसके पास है? ये ध्रुव के पास है। तो उप प्रधानमंत्री के पास था, ध्रुव के पास है, तो उपध्रुवीय बोलने में क्या दिक्कत है? प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है तो निम्न दाब पेटी। सब पोल के पास है तो सब पोलर। लो प्रेशर बेल्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसा है, और मैंने आपको बताया कि सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पे भी उतरी। अब जब यहाँ से हवा यहाँ उतरी 90 डिग्री पे यानी पोल पे, तो ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे ठंडा है तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर होगा, गर्मी से हवा ऊपर उठती है। पोल पे तो सबको पता है कि ठंड होती है, तो यहाँ पर ठंडी में हवा नीचे उतरी, अब हाई प्रेशर पे उतरी है ज़मीन में तो लो प्रेशर की तरफ चलेगी, तो ये वापस 60 से 65 डिग्री की तरफ, 60 से 65 लैटिट्यूड की तरफ चलेगी। तो जो इसको बोल देते हैं पोलर या ध्रुवीय विंड। ईस्टर्ली यानी पूर्वी हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं। ईस्टर्ली वेस्टर्ली पोलर विंड्स, यहाँ पर भी वही चलेगी, ईस्टर्ली वेस्टर्ली पोलर विंड। ये दोनों ईस्टर्ली जब इस यहाँ पे टकराई तो उससे बन गया ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों? क्योंकि कन्वर्ज हो रही हैं किस उस जोन में, इंटर ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल जोन में, इंटर ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही, समझ रहे हैं? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन गया। अब ये पोलर हवाएं और पछुआ हवाएं जब मिलती हैं ना, तो यहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं। वो हमारा अगला टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे। आपके लिए जस्ट अभी ये जान लेना ज़रूरी है कि यहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं, वहाँ पर ITCZ नहीं बनता, कन्वर्जेंस जोन नहीं बनता, यहाँ पर साइक्लोन बनते हैं। तो हमने देख लिया हमारे एक बेल्ट, फिर 30 से 35 वाला उपोष्ण उच्च दाब या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और फिर उपध्रुवीय बेल्ट 60 से 65 में। ये 2 हो गए। कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 और ये पोलर जोन, ये एक यहाँ एक यहाँ, कितने हो गए? 7 बेल्ट हमने आपको बताया। यहाँ पर क्या होगा? उच्च दाब होगा, ध्रुवीय उच्च दाब, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये आई होप आप लोग को बेल्ट की कहानी क्लियर है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप इतना अगर इमेजिन कर सकें कि ये जो 90 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री है, इस पूरे गोल लाइन को आप सीधी कर लीजिए। आपने जब सीधी किया तो ये 0 बीच में, 90 डिग्री इस तरफ, 90 डिग्री इस तरफ है। हमने देखा कि 30 डिग्री से हल्की हवा उठ के 0 डिग्री से हल्की हवा उठ के 30-35 पे गई जाती है, 60 डिग्री से उठ के भी 30-35 पे आती है और 90 डिग्री पे जाती है। उसको अगर हम ऐसे बना लें तो आप लोग को क्या है? अच्छा, ये साइकिल चलती रहती है, 0 से उठी 30 पे गई, हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर की तरफ आई, फिर ऐसे ये राउंड चलता रह रहा है। और ये कैसे चल रहा है? अर्थ के ऊपर ऐसे, मतलब अगर ये मैदान में आप खड़े हैं तो उसके ऊपर हवा उठती है। हम साइड में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये 2D डायग्राम है। तो अगर हमने इसको सीधा बना दिया तो 0 से 30-60-90, 30-60-90, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर बना दिया, और ये साइकिल अब हम चलाते जाएँ तो ऐसा डायग्राम देखने में क्या दिक्कत होनी चाहिए हमें कि ये 0 डिग्री है, हवा यहाँ पर सन है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर उसकी वजह से हवा उठी गर्म होके, ऊपर जाके 10-12 किलोमीटर पे जेट बनी और 30 डिग्री पे नीचे उतर गई।
यही तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि 30 डिग्री पे नीचे उतर जाती है, 60 डिग्री पे मैकेनिकल फोर्स की वजह से यानी अपकेंद्रीय बल की वजह से ऊपर उठती है। उसकी भी दो शाखाएं बनती हैं, ब्रांच बनती है, एक 30 डिग्री पे उतरती है, एक 90 डिग्री पे उतरती है। फिर उतरने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर था 30 डिग्री पे, यहाँ पे लो प्रेशर था। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो इसकी एक ब्रांच 0 डिग्री पे चली जाएगी, इसकी एक ब्रांच 60 डिग्री पे चली जाएगी, क्योंकि ये दोनों इसके बाद आजू बाजू वाले लो प्रेशर हैं, ये लो प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर था तो ये लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे ये चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है। तो इन चक्कर को, ये जो 0 से 30 के बीच वाला है ना, इसको डिस्कवर किया था हेडली ने। तो इसको एक सेल बोल दिए, कोशिका बोल दें हम एक, तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा, हेडली सेल, क्योंकि उन्होंने ही तो इसको डिस्कवर किया ना। इसी तरीके से इसको, ये वाली जो सेल बनती है दोनों तरफ, यहाँ पे फेरल बनेगी और यहाँ पे भी 30 से 60 के बीच वाली ये जो सर्किल घूम रहा है पूरा सेल बन रही है, इसको बोलते थे फेरल सेल। क्योंकि फेरल ने इसको डिस्कवर किया था। इस तरीके से पोलर रीजन वाली जो है, ये वाली पोलर रीजन वाली जो सेल बन रही है 90 डिग्री से ये आ रहा, फिर साइड से ये उतरती है, फिर ये आती है, होता रहता है होता रहता है, इसको बोलते थे पोलर सेल। पोलर सेल, इसको भी डिस्कवर फेरल नहीं किया था, पर इसका नाम पोलर सेल रखा गया। तो हमने कितनी सेल देख ली है, हेडली, फेरल, पोलर, 3 सेल। ये बीच में है इक्वेटर में, यहाँ पे जो बन रही है हम इसकी बात कर रहे हैं। ये अगर इसको ऐसे बना दें तो ये वाली सेल है, ये 1 2, ये 1 ये 2 हेडली सेल। उसके बाजू में फेरल सेल, यानी ये एक यहाँ रहेगी, एक यहाँ रहेगी। उसके बाद ये पोलर सेल, पोल से जो होकर घूम रही है, ये पोलर सेल। तो ये वही 3 सेल है। ये पूछ लिया जाता है अलग से, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये एक हॉर्स लैटिट्यूड हमने कर लिया, प्रेशर बेल्ट्स हमने कर लिया और सेल्स कर लिए। अब एक चीज़ जो आप लोगों को बताने के लिए बची है कि ये जो हमने वेस्टर्ली और ईस्टर्ली पछुआ और पूर्वी हवाएं देखी थी, ये तिरछी क्यों चलती हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फेरेल्स लॉ, फेरेल का नियम। तो ये फेरेल महोदय, इन्होंने क्या कहा कि हवाएं जो चलती हैं पूरे अर्थ में, ये तो आपको मालूम ही है कि हवाएं चलती हैं, हमने देख लिया हर जगह चल रही हैं। तो ये हमारा है नॉर्थ हेमिस्फीयर 0 से 90 डिग्री, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। फेरेल महोदय का कहना है कि जब हवाएं चलती हैं यहाँ पर, तो अगर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा चल रही है तो ये अपने राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ, मतलब ये सीधी जाना है तो ये राइट हैंड साइड मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है, क्योंकि वही अर्थ रोटेट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगर आपने बॉल उछाली ऊंची और वो बॉल जब तक नीचे आ रही है, आप उस जगह से बढ़ गए, तो वो बॉल तो अपनी जगह गिरेगी ना, आनी आपके पास। ऐसा तो नहीं कि वो खिसक के आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से हवा तो यहाँ से चलती है, ऊपर उठती है, पर अर्थ रोटेट होती है तो वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाती है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। उसी वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब हवा चलती है तो वो राइट हैंड साइड में मुड़ जाती है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो चलती है वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती है। अब आप दोबारा आइए यहाँ पर, हमने क्या देखा, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा आपके। यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, यहाँ पर सन चमक रहा है, हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, फिर ये 30 से 35 डिग्री पे नीचे जाती है, ज़मीन पे आती है। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चलेगी, इसको आना था कहाँ, नीचे सीधे, पर ये मुड़ कैसी गई, यहाँ देखिए कैसी मुड़ रही है, 30 से 35 से यहाँ किस तरफ मुड़ी। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, आप समझिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आप नीचे इस तरफ साउथ की तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं, आपका फेस किस तरफ है, इस तरफ। आप ये खड़े हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, आपका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा। तो मतलब हवा आना चाहती थी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे, पर क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो ये किस तरफ मुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड अपने। इसलिए ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये जाना चाहती थी सीधे, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये अपने राइट हैंड साइड मुड़ेगी, तो ये किस तरफ मुड़ गई, ये नॉर्थ जा रही थी, ये वाली साउथ जा रही थी, ये नॉर्थ जा रही है तो ये इस तरफ मुड़ गई, इसलिए ये वेस्टर्ली का डायरेक्शन ये हो जाएगा। वही अब आप साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिए, ये आ रही थी, यहाँ पर लेफ्ट मुड़ेगी, फेरेल लॉ क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ की तरफ मुड़ेगी। कहाँ पर, साउथ हेमिस्फीयर में। ये है साउथ हेमिस्फीयर 0 से 30, 30 से 35 से जब ये
ज़ीरो की तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाना चाह रही है, जाना चाहती थी ऐसे, पर कहाँ मुड़ जाएगी, लेफ़्ट अपने, इसका लेफ़्ट कहाँ है, ये है, तो ये लेफ़्ट मुड़ जाती है। ये फेरेल्स लॉ है। ये हमारा कंप्लीट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स और बाकी साथ में जितने कंसेप्ट थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को कहीं पे इसमें कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ के वहीं पर रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।